देखिए, गुज़श्ता कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से कह लीजिए, एक नई बहस यहाँ छिड़ गई हुई है, ख़ास तौर से नमूस रिसालत और उसके हवाले से जो इश्यूज़ हैं, जिसका फ़ैसला यानी मिड 90s की असम्बली जो है उसने कर दिया था हतमी तौर पर। लेकिन वो किसी न किसी सूरत से वो फितना फिर सर उठाता रहता है और ज़रूरत पड़ जाती है कि उसको नए सिरे से एड्रेस किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि आज ये उलमा और मशाइख की जो कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें एक बड़ी तादाद थी उलमा और मशाइख की, और ये दावा किया जा सकता है कि तकरीबन तमाम ही मकतबा फ़िक्र और तमाम ही मसालिक जो हैं उनकी भरपूर नुमाइंदगी थी। तो फोरम तो वाज गुड इनफ। यही वजह है कि जनरल साहब ने फिर बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज़ के ऊपर अपना यानी मतबा नज़र जो है वो बयान किए हैं। वो इब्तिदा में कहते हैं कि जी फसाद फिल अर्ज़ जो है इसकी तो कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम में, और इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा है। ये बात तो ठीक है। अच्छा। हाँ, इसमें तो कोई इबहाम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि जो सबसे बड़ा जुर्म है करार दिया गया वो वही है कि आप फसाद बर्पा करने के बायस बने, उसको स्पॉन्सर करें या उसकी तहरीक करें। अब इसकी डेफिनेशन की एक तवील लंबी गुफ्तगू इसके ऊपर हो सकती है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो कौम का अमन ख़राब करना कह लीजिए आप उसको, या शर फैलाना जो है, उसको आप इस दायरे में कवर कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि जो शख्स शरीयत को और आइन को नहीं मानते उनको हम पाकिस्तानी नहीं मानते। मुझे तो बहुत इतराज़ है इस बात पे। अच्छा। मुझे आप ये बताइए कि जो शरीयत को नहीं मानता वो मुसलमान कैसे है? पहले तो ये बताएं मुझे आप। जाहिर है आइन तो बहुत बाद में आएगा। मुझे याद है मैं 1973 की असम्बली कवर कर रहा था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था इन द मेकिंग। तो बड़ी मशहूर एक तकरीर थी वहाँ भुट्टो साहब की, जो 3.5 घंटे तक एक्सटेम्पोर वो बोले थे, और उसके जवाब में वली खान साहब भी कुछ 3-3.5 घंटे ही बोले थे एक्सटेम्पोर। तो उसके अंदर एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की इस्तलाह जो है वो वली खान साहब ने पेश की थी। आज चूँकि रेलेवेंस है उसकी, इसलिए बयान कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आई एम 26 ईयर ओल्ड पाकिस्तान, तब पाकिस्तान को बने हुए 26 साल हुए थे, एंड आई एम 1400 यानी कोई 1450 साल पुराना मुसलमान हूँ। अच्छा। बट आई एम ए सेंचुरी ओल्ड पठान। तो मैं ये कहूँगा कि हम पाकिस्तानी बहुत बाद में हैं, हम 1500 साल पुराने मुसलमान हैं। बिल्कुल। तो जो शरीयत मोहम्मदी को ना माने उसको तो मुसलमान होने का हक नहीं है। तो ये आइन कहाँ से आ गया बीच में? तो मैन मेड है, नहीं तो हमने अब बनाया है, मतलब है कई डेकेड्स पीछे बना है ना। सेंचुरी वो जो 1.5 सदी से ज़्यादा पर मुहित है, सबसे बड़ा हमारे नज़दीक जो आइन कह लीजिए आप उसको, या उसको ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका है वो कुरान की सूरत में हमारे पास मौजूद है। लिहाजा जो आदमी शरीयत को ही नहीं मानता मेरे नज़दीक वो मुसलमान ही नहीं है। ठीक हो गया? और जो आइन को नहीं मानता वो पाकिस्तानी नहीं है। अब आ जाए फसाद फिल अर्ज़ के ऊपर। देखिए, हमने एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन रद्दुल फसाद, आपको याद होगा। बिल्कुल। ये वो इस्तिलाहात हैं जो इस्लाम में इस्तेमाल की गई हैं और शर से महफूज करने के लिए। तो चूँकि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज भी पाकिस्तान की कस्टोडियंस हैं, पाकिस्तान की सलामती की, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिवेल करने की, लिहाजा उनकी ज़िम्मेदारी है कि अगर शर फैलाया जा रहा हो, अगर फसाद बर्पा किया जा रहा हो, तो वो अपना फ़र्ज़ निभाएं। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि हमारे चीफ साहब ने मौका भी सही चुना है और बात भी शायद सही की है। ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट, असल में इसमें बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं जो खान साहब की हालिया दिनों में जो गुफ्तगू उन्होंने फरमाई है उसका जवाब है। अच्छा। जी हाँ। पहली बात तो वो कहते हैं कि ये जो इंतशार जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाया जा रहा है। हाँ, ये बराह रास्त इल्ज़ाम है पीटीआई के ऊपर, आपको ये तो इदराक होना चाहिए जी। क्योंकि सोशल मीडिया को लेके जो कुछ पीटीआई ने अब तक किया है, जिसके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू है, जिसके खिलाफ बेपनाह शवाहद और सबूत मौजूद हैं कि कितने अकाउंट्स जो है चलाए जाते थे, किस तरीके से केपीके की गवर्नमेंट जो है उसने को 25,000 के करीब लोग हायर किए हुए थे, जिन्हें 25 से 40,000 रुपये महीना सैलरी कौम के ख़जाने से दी जाती थी, वगैरह वगैरह। तो ये सोशल मीडिया कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग टूल है पीटीआई का, इसको साबित करने के लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं। अब तो बुखारी साहब काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है, जिस तरह से अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। अभी तो इब्तिदा हुई है, कुछ लोगों को पकड़ा है उन्होंने और कुछ की इन्वेस्टिगेशंस हो रही है। ये बात अभी बहुत आगे तक जाएगी, इसलिए कि इस सोशल मीडिया के ज़रिए क्या क्या कुछ पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर हुआ है। मैं मुख्तसरन अगर आपको मिसाल दूँ
तो जो 9 मई का वाक़या है जिसको इतना बड़ा सानेहा करार दिया जाता है, हाँ जी। उसके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर बाहर क्या प्रोजेक्ट किया जा रहा था, अगर मैं आपको थोड़ा सा उसकी यानी रिफ्लेक्शन भी दिखाऊं यहाँ पर, तो आपको पता चलेगा कि बहुत तबाही मचाई, फ़लाँ जगह कब्ज़ा हो गया, फ़लाँ जगह आग लगा दी, फ़लाँ जगह वगैरह वगैरह। बिल्कुल। तो ये निशानदेही उन्होंने कर दिया कि हमें पता है कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान में अमन को ख़राब करने के लिए। ठीक। ये भी एक तरह से धमकी। फिर उन्होंने कहा कि वो लोग जो ऐसा करना चाहेंगे, हम उनके सामने सीसा पलाई दीवार बन के खड़े होंगे। तो फ़ौज जो है एज एन इंस्टीट्यूशन बिल्कुल। एंड एज द कस्टोडियन ऑफ पाकिस्तान इंटेग्रिटी एंड टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, वो अपना फ़र्ज़ भी बता रहे हैं और अपनी डिटर्मिनेशन भी बता रहे हैं कि जनाब हम ये करेंगे आपके साथ। आगे आ जाइए जनाब, वो कहते हैं कि देखें जो रियासतों का हाल होता है ना इंतशार के बाद, वो अगर आपने पूछना है तो इराक़ से पूछिए, हाँ जी। शाम से पूछिए और लीबिया से पूछिए। मैं यहाँ पर तफसील बयान करने लगूँ तो मेरे ख्याल से पूरा वक्त जो है प्रोग्राम का गुजर जाएगा। खुदा न करे कि कभी हमारे मुल्क में वैसे हालात पैदा हों, अल्लाह ना करे। या पोलराइजेशन इस हद तक बढ़ जाए कि कत्ल व गारत का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाए। बिल्कुल। जो कुछ 9 मई को हुआ, या जो कुछ 9 मई को अगर काबू ना किया जाता तो हो जाता, उससे मेरे ख्याल से बचना ज़रूरी है। हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश भी होनी चाहिए, दुआ भी होनी चाहिए कि अल्लाह ना करे कि इस नौइयत के वाक़यात फिर हों। अच्छा बुखारी साहब, हमने ये देखा कि पिछले 1 से 1.5 साल पहले या भी कुछ अर्सा पहले जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिए पेश किए गए ना, इससे पहले वैसा कुछ नहीं था। सोशल मीडिया पर भी जिस तरह महाजराई की गई, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से शुरू हुई हैं? देखिए, इसके लिए मैं अगर किसी को इल्ज़ाम दूं तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर लोगों ने खुद दावे किए हों, अच्छा, यानी सोशल मीडिया के ज़रिए जिस किस्म के दावे किए गए, तो उससे ये पता आपको आराम से चल जाता है कि इसकी ओनरशिप किसके पास है, यानी किसने ये ईजाद किया है। ये मेरे ख्याल से 2017 में ये सिलसिला अपने अरूज को पहुंचा था। अच्छा। जब लॉबिंग शुरू हुई थी अक्रॉस द कंट्री एंड विद इन द कंट्री। ठीक है। उसके नतीजे में हमने क्या क्या खौफनाक मनाजर देखे हैं। पाकिस्तान के दुश्मनों ने पाकिस्तान के झंडों को जलाया, पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट्स को जलाया और वगैरह वगैरह बेपनाह चीज़ें ऐसी हैं जिसकी मिसाल दी जा सकती है। अच्छा बुखारी साहब, अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जितना ताउन आज हुकूमत और आईनी इदारों के दरमियान है पहले कभी नहीं देखा। क्या वाकई कभी पहले ये ताउन नहीं देखा? अच्छा, मैं आने वाला था इसके ऊपर। हुकूमत और उसके अदारों के बीच ताउन पर कोई एतराज़ मुझे नहीं है, ये होना चाहिए, उनका काम ही ये है। ज़रूरी है। When we say कि they are eyes and ears of the government, when we say they are the tools of the government, तो उनके बीच एक इत्तफाक और एक कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन तो होना चाहिए। हम जिस बात से मना करते हैं वो ये है कि वो इतना ताउन न बढ़ जाए कि साजिशें करने लग जाए हुकूमतें गिराने की। हमें तो उस पर एतराज़ है ना। बिल्कुल। लेकिन अदरवाइज इस ताउन से अगर आवाम का फ़ायदा होता है, अगर एक आम पाकिस्तानी को रिलीफ मिलता है, अगर पाकिस्तान की तबाहशुदा इकॉनमी जो है वो स्टेबल होती है, अगर सियासी इंतशार जो है वो ख़त्म होता है, आई विल बी टू हैप्पी। सही है। मुझे तो कोई एतराज़ इस पर नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से इसे इस हद तक रहने में बहुत काफ़ी हमने कह दिया है। लेकिन ये बात मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि जन साहब ने आज 2 टोक अल्फाज में इमरान खान साहब को फिर ये मैसेज दिया है कि भाई साहब, न हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, न आपको हमसे बातचीत करनी चाहिए। तो ये इस वजह से इन्होंने खिताब किया। हाँ, मेरे ख्याल से मौका तो था, यानी दीनी एतबार से, क्योंकि उलमा मशाइख बैठे थे। लेकिन ये 2 बातें हैं, सोशल मीडिया के बारे में, ये इंतशार फैलाने वालों के बारे में, फसाद फिल अर्ज़ के बारे में बात करना भी ज़रूरी था। सो आई थिंक ही पिक्ड अप द राइट मोमेंट टू कन्वे हिज मैसेज अक्रॉस। ठीक। अच्छा बुखारी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि खुदा करे ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। IMF के बारे में भी उन्होंने बात की है, इसको किस तरह से देखते? मुझे नहीं समझ में आती कि किसी भी एक दानिशमंद प्राइम मिनिस्टर ने कभी ये कहा हो कि नहीं जी हम तो लेते रहेंगे IMF का प्रोग्राम। IMF का प्रोग्राम लेने का बुनियादी मकसद ये है कि आपकी अपनी इकॉनमी जो आपके बस में नहीं है, तभी तो आप कर्ज लेने के लिए जाते हैं ना। तो ये हमने बहुत से वज़ीर आज़म से सुना है कि ये आखिरी होगा, हम इसके बाद कभी नहीं जाएंगे। लेकिन ये कहना कि ये कभी ख़त्म नहीं हुआ, ये भी ठीक नहीं है। एक दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में और एक दफ़ा जो शौकत अजीज़ साहब थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे परवेज़ मुशर्रफ के, उन्होंने IMF को कहा था ये पड़े आपके पैसे, उठाइए, भाग जाए, मुड़ के मत देखिएगा। ये 2 दफ़ा हुआ है।
2 दफ़ा पाकिस्तान से की जान छुड़ाई जा चुकी है IMF से। मेरे ख्याल से ये जितनी जल्दी हम कर लें उतनी जल्दी ही हमारी इकोनॉमी भी स्टेबल हो जाएगी और हम अपने फैसले खुद अपनी मर्ज़ी से करने की पोजीशन में आ जाएंगे। और ये जो आवाम को रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमने वो कर्ज़ा देना है, हमने वो चुकाने हैं जो कुछ हमने ले के हड़प किए हुए हैं, जो हमने अपने अल्ले तल्लों पर खर्च किए हुए हैं, तो हमारी ख्वाहिश भी यही है कि अल्लाह करे, मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे ऐसे हालात पैदा हो जाए कि हम ये भी ना लें, लेकिन अगर ये ले लें तो लेट इट बी द लास्ट वन।